हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। तो हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 1 का पढ़ चुका है और ये हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मैं बहुत स्पीड पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं ताकि जल्द से जल्द हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जो मेन पॉइंट है उसको 100% आपको लर्न कराने का कोशिश करता हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत का मतलब होता है हमारा बीता हुआ कल। तो हम इसके बारे में कैसे जानें, हमारा टॉपिक ये है। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है और पढ़ना है। तो हम अतीत को कैसे जान सकते हैं? जो अतीत में लिखी हुई पुस्तक हैं उसको ढूंढें और पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण हम पांडुलिपि कही जाती है। ये जो पुस्तकें होती हैं हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि एक शब्द है दोस्त, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अंग्रेजी में पांडुलिपि, अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द, अंग्रेजी में जो पांडुलिपि है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट है। ये शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। मेनू शब्द का अर्थ क्या है? हाथ से निकला है। तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किससे निकला हुआ है? मेनू शब्द से। और ये कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। इस बात को याद रखिएगा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है और ये मेनू से निकला हुआ है जिसका अर्थ हाथ है ना। तो मेनू शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? हाथ है। ठीक है। तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती है। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं पांडुलिपियाँ हैं प्रायः ताड़ पत्रों, मतलब ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर, या तो हिमालय क्षेत्र में जो भुर्ज नामक पेड़ होता है। भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पे उगता है दोस्तों? हिमालय पर। तो इसके पेड़ की जो छाल होती है उससे हम विशेष तरह से भोजपत्र जो तैयार करते थे उस पर लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट जानते हैं कि ये मैन्यू शब्द से निकला हुआ है और मैन्यू शब्द का मीनिंग क्या होता है? हाथ है। और ये लैटिन शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट है जिसको हम पढ़ लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। पांडुलिपि कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। तो इसी ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीले कलर का जिसमें कुछ लिखा हुआ है, यही पांडुलिपि है और यही जो पांडुलिपि था जो 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। तो आप जानते हैं कि या तो भुर्ज के पेड़ की छाल पर लिखा जाता था या तो ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। इसमें मेन चीज़ हमने क्या सीखा? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द के बारे में, जो लैटिन शब्द मेनू से निकला हुआ है और मेनू का अर्थ है हाथ है। मेनू का अर्थ क्या है? हाथ है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती है? मंदिरों और विहारों से। ठीक है ना। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो हमारी पांडुलिपियां हैं या पुस्तक हैं, इनमें हमको किन किन चीज़ों की जानकारी मिलती है? पहला नंबर, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों। ठीक है ना। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अच्छा ये बताइए कि हमारी पांडुलिपियाँ किन किन भाषाओं में मिलती हैं? तो अधिकांश किस में मिलती हैं? संस्कृत में लिखी हुई हैं, जबकि अन्य जो हैं
प्राकृत भाषा और तमिल भाषा में मिलती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हम लोग करते थे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह के लेख जो पत्थरों पर या धातु जो बहुत कठोर होती हैं उनके सरफेस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, मतलब उकेरे जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सके। अच्छा, कौन उत्कीर्ण करवाता था? शासक या अन्य लोग जो होते थे वो इनको उत्कीर्ण करवाते थे, जिससे लोग उनको क्या करें, देख सकें या पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिनमें जो राजा थे, रानी थे, वो कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जो अपने कार्यों का जो विवरण होता था वो उत्कीर्ण करवाते थे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो जो शासक होते थे वो लड़ाई करते थे और उनसे जो विजय करते थे तो उनका जो अर्जित लेखा जोखा होता है उसको भी उत्कीर्ण करवा के वो रखा करते थे, ठीक है ना। तो क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये आपको सोचना है दोस्तों और बताना है। लगभग आप जानते हैं कठोर जो सतह होते हैं उसमें लिखवाने के कारण वो आसानी से मिटाए नहीं जा सकते हैं और कठिनाइयाँ तो आप खुद ही सोच सकते हैं। चलो, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे फोकस करिए। लगभग 2250 वर्ष पूर्व, लगभग 2250 वर्ष पूर्व पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो याद रखो, ये जो अभिलेख आपको दिखाई दे रहा है ये कितने वर्षों पूर्व है? 2250 वर्ष पुराना है। और अफगानिस्तान में कौन है? कंधार है, वहीं से अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अच्छा, जो अफगानिस्तान का कंधार है वहाँ पे पाए जाने वाला अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो अशोक नामक जो शासक था उसी ने उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। तो जो अशोक हैं उनके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, ठीक है ना। तो कुछ भी चीज़ हमको लिखना होता है तो उसके लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। और ये लिपि किससे बने होते हैं? अक्षरों या तो संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कंधार अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान में कंधार है और समय कब था? 2250 वर्ष पूर्व। वहाँ अशोक नामक एक शासक था, उसने कुछ अभिलेख लिखवाया। अब उसका लैंग्वेज क्या है, उसका भाषा क्या है? तो वो भाषा यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपि में मिला है तथा भाषाओं में यूनानी तथा अरामेइक, याद रखिएगा, यूनानी तथा अरामेइक भाषा में ये लिपियों या भाषाओं में मिला है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। याद रखिए, ये अभिलेख हो गया, ये ताड़पत्र, भोजपत्र, मैन्युस्क्रिप्ट, जो कुछ भी है, इनके बारे में जो हमारा अतीत के लिए जो भी चीज़ें हमको मिलती हैं तो उन वस्तुओं का उपयोग करने वाले लोग को या अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, ठीक है ना, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? किनका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिए, ये पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों
का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो आपको ये बात को याद रखना पड़ेगा कि वो जो औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया तथा सिक्के हो गया, उनके प्राप्ति के लिए वो छानबीन भी करते हैं तथा खुदाई भी करते हैं। कौन? हमारे जो पुरातत्वविद लोग हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी न नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है ना। पुरातत्वविद लोग क्या करते हैं? जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की जो हड्डी है उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे उन्होंने यह जानने के लिए मदद मिलती है कि जो अतीत के लोग थे, जो हमारे पूर्वज लोग थे या बहुत ही पुराने लोग थे, वो क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। मतलब जो वनस्पतियां हैं उनका जो बचा खुचा जो भी चीज़ होता है वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। याद रखिएगा, जो अन्न के दाने होते हैं या लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो अगर जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष भी मिलते होंगे? तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बात क्या है? स्रोत शब्द का प्रयोग इतिहासकार किसके लिए करते हैं? तो पांडुलिपियाँ हो गया, अभिलेख हो गया तथा पुरातत्व से जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उनके लिए, जानकारियों के लिए प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? इतिहासकार। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो बताओ इतिहासकार किनको कहा जाता है? अतीत का अध्ययन करने वाले को हम इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब भी कोई स्रोत मिल जाता है, हमको उनके बारे में कोई जानकारी मिल जाता है, जैसे पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया या पुरातत्व की कोई भी चीज़ें मिल जाता है, तो हमको उनके बारे में पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रोचक हो जाता है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। वो स्रोत मिलते जाते हैं और धीरे धीरे उस अतीत की हम कल्पना करने लगते हैं और उसका हम फिर से निर्माण करने लग जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग या सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई जगह है भैया, वहाँ पे पांडुलिपि मिल गई या अभिलेख मिल गए या पुरातत्व के कोई भी चीज़ें मिल गई, तो हम इतिहासकार क्या करते हैं कि हम जासूस की तरह कार्य करने लग जाते हैं और एक से एक सुराग निकालते हैं और उस अतीत को बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से जानने का प्रयास करने लग जाते हैं।